पंजाब में दोहरी साजिश, खालिस्तान और चर्च का गुप्त खेल। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिख गया है। पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी और ईसाई मिशनरी बाहर से भले ही अलग नजर आते हों, एक राजनीतिक आंदोलन, दूसरा धार्मिक प्रचार, लेकिन दोनों की समानांतर गतिविधियां, विदेशी फंडिंग के मिलते जुलते स्रोत और पश्चिमी शक्तियों से गहरे संबंध, ये सब मिलकर एक बड़ी और खतरनाक साजिश की ओर इशारा करते हैं। यह साजिश भारत की एकता और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की है। पहली नजर में खालिस्तानी अलगाववादी और ईसाई मिशनरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। एक ओर है खालिस्तान आंदोलन, जो सिख पहचान के नाम पर एक अलग राष्ट्र की मांग करने वाला उग्र अलगाववादी अभियान है। दूसरी ओर हैं ईसाई मिशनरी, जिनका उद्देश्य अक्सर पश्चिमी एजेंडे के तहत लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित कर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना होता है। लेकिन पंजाब के हरे भरे खेतों से लेकर डिजिटल स्पेस तक ये दोनों ताकतें कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से एक दूसरे के आसपास मंडराती नजर आती हैं। कहीं ये आमने सामने होती हैं, कहीं एक दूसरे से कतराती हैं और कभी कभी तो एक ही दिशा में समान कदमों से आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। पंजाब में ईसाई मिशनरियों और खालिस्तानी तत्वों के बीच यह अजीब तरह की निकटता किसी साझा आस्था या सिद्धांत की देन नहीं है। असल में यह अधिकतर विदेशी फंडिंग और पश्चिमी राजनीतिक लक्ष्यों का साझा मंच है, जिसमें एक काल्पनिक संयुक्त पीड़िता का नैरेटिव जोड़कर इसे वैचारिक रंग देने की कोशिश की जाती है। यह असामान्य गठजोड़ अपने भीतर कई विरोधाभास छिपाए हुए है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह गठजोड़ चुपचाप भारत के धार्मिक और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है। अब यह मामला न केवल भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर में है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के लिए भी गंभीर विषय बन चुका है। तो क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति, कोई छिपी हुई साजिश काम कर रही है? क्या ये दोनों शक्तियां एक बड़े वैश्विक खेल की मोहरे बन चुकी हैं? पंजाब में एक गुपचुप समझौता। हिंदी की एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी स्वार्थी लोग अक्सर एक दूसरे के गहरे साथी बन जाते हैं। पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी और ईसाई मिशनरी कुछ ऐसा ही रिश्ता निभाते नजर आ रहे हैं। सोचिए, पिछले 4 दशकों में खालिस्तानी आतंकियों ने हिंदुओं, सिखों और कई राजनेताओं को बेरहमी से मारा, लेकिन आज तक किसी एक भी ईसाई मिशनरी को छुआ तक नहीं। यह तब है जब पूरे पंजाब में सिख समुदाय के लोगों का बड़ी संख्या में ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो रहा है। मौजूदा हालात यह हैं कि मिशनरी संगठन अब खुलेआम बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, जिनमें वे न सिर्फ अपने धर्मांतरण के तौर तरीकों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, बल्कि इस बात पर भी गर्व जताते हैं कि वे कितनी आसानी से पंजाबियों का धर्म बदलवा रहे हैं। हालांकि भारत में ईसाई धर्म की मौजूदगी औपनिवेशिक दौर से रही है, लेकिन पंजाब में बीते 2 दशकों में जिस रफ्तार और पैमाने पर ईसाई धर्मांतरण हुआ है, वैसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2 वर्षों में 3.5 लाख से अधिक पंजाबियों ने धर्म परिवर्तन किया है। तरन तारण, जिसे कभी सिख गौरव का प्रतीक माना जाता था, अब ईसाई धर्मांतरण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस जिले में पिछले 10 सालों में ईसाई जनसंख्या दोगुनी हो गई है। जहां पहले चर्चों में गिनती के लोग आते थे, वहां अब हर रविवार हजारों की भीड़ जुटती है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि जिले के करीब 70% गांवों में किसी न किसी रूप में ईसाई धार्मिक संस्थाएं सक्रिय हैं। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने इस बढ़ते धर्मांतरण पर गंभीर चिंता जताई है और एंटी कन्वर्जन लॉ यानी धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की है। उनका कहना है कि विदेशी फंडिंग से चल रही मिशनरी गतिविधियां न सिर्फ सिख धर्म और सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा हैं,
बल्कि पंजाब जैसे संवेदनशील सीमा राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग खुद को सिख धर्म के रक्षक कहते हैं, जैसे शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, दल खालसा, वारिस पंजाब दे और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, वे इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ निहंग, जो सिख समुदाय में सबसे राष्ट्रवादी माने जाते हैं, उन्होंने ही इस ईसाईकरण की प्रक्रिया को रोकने की इच्छा दिखाई है। खालिस्तानियों की ईसाई कट्टरपंथियों के प्रति सहनशीलता और पंजाब में मिशनरियों की बेधड़क सक्रियता इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद इन दोनों समूहों के बीच किसी तरह की कोई गुप्त समझदारी बनी हुई है। ईसाई कुकी समुदाय को लेकर खालिस्तानी समर्थन कई बार यह छुपा हुआ गठजोड़ खुद ब खुद उजागर होने लगता है। 2025 में खालिस्तानी उग्रवादियों और कुछ अन्य समुदायों के कट्टरपंथी तत्वों के बीच एक खतरनाक साठगांठ का पर्दाफाश हुआ। गृह मंत्रालय की एक ट्राइब्यूनल रिपोर्ट, जो खुफिया एजेंसियों की जानकारी पर आधारित थी, में खुलासा हुआ कि प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस (SFJ), जिसके मुखिया आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अलगाववादी सोच फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक SFJ मणिपुर के ईसाई समुदाय को एक अलग देश की मांग के लिए उकसा रहा है। सिक्स फॉर जस्टिस (SFJ) अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। यह संगठन मणिपुर के ईसाई समुदाय को अलग राष्ट्र की मांग के लिए उकसा रहा है, तमिलों के बीच द्रविड़स्तान का जहरीला विचार फैला रहा है और भारतीय मुसलमानों में उर्दूस्तान की सोच को हवा दे रहा है। यानी यह खालिस्तानी संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और क्षेत्रीय दरारें गहरी करने की साजिश रच रहा है। यह वही संगठन है जो पहले भी भारत के वरिष्ठ नेताओं को धमकाने के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन अब इसका अभियान और भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो गया है। यह खुलकर भारत को भीतर से अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। खासकर मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में ईसाई कुकी समुदाय को निशाना बनाना इस साजिश को और भी गंभीर और चिंताजनक बना देता है। पंजाब में आग लगाने की विदेशों से साजिश। खालिस्तानियों और ईसाई मिशनरियों में एक बड़ी समानता यह है कि दोनों को पश्चिमी देशों से काफी मदद मिलती है, चाहे वह पैसा हो, राजनीतिक सपोर्ट हो या फिर छुपा हुआ राजनयिक साथ। अब ये दोनों ही ग्रुप पश्चिमी देशों के नए औपनिवेशिक इरादों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वहां बहुत सक्रिय हैं, उन्हें खुलेआम चंदा इकट्ठा करने की इजाजत है और वे अक्सर हिंदुओं को बदनाम करने या निशाना बनाने में लगे रहते हैं। ईसाई चर्च, NGO और खालिस्तानी संगठनों का यह गठजोड़ पश्चिमी देशों के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसीलिए वे चाहते हैं कि ये आपस में और मजबूत हों, क्योंकि जब ये मिलकर काम करते हैं तो भारत के लिए खतरा और बढ़ जाता है। पश्चिम भारत के अंदरूनी मामलों को प्रभावित करने की कितनी कोशिश करता है, इसका एक बड़ा उदाहरण करीब 13 साल पुराना है। संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि 2012 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट में बदलाव से इनकार कर दिया और भारत ने अमेरिकी F-16 की जगह फ्रांसीसी राफेल विमान को चुना, तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए खालिस्तान फाइल को दोबारा खोलने का आदेश दिया। यानी सीधे तौर पर पंजाब में फिर से आतंकवाद भड़काने की योजना बनाई गई। पंजाब में अलगाववाद को फिर से जिंदा करने के लिए पश्चिमी देशों को सबसे पहले जमीनी स्तर पर स्लीपर सेल्स, मुखबिर और स्थानीय सहयोगी तैयार करने होते हैं। इसके लिए CIA जैसी एजेंसियां सिक्स फॉर जस्टिस (SFJ) जैसे खालिस्तानी चरमपंथी संगठनों की मदद लेती हैं, जो अमेरिका जैसे देशों में बेखौफ काम कर रहे हैं। यह गठजोड़ काफी कारगर साबित हुआ है,
क्योंकि विदेशों से भारत लौटे खालिस्तानी कार्यकर्ता पंजाब के युवाओं को कट्टरपंथ और अलगाववाद की ओर धकेलने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साजिश की ड्रीम टीम अगर खालिस्तानी और ईसाई मिशनरी संगठन भारत में अमेरिकी असर बढ़ाने के एक ही मकसद से साथ आ जाए तो यह एक बेहद ताकतवर और खतरनाक गठजोड़ बन सकता है। शायद इसी सोच के चलते अमेरिका ने फरवरी 2002 में व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ फेथ बेस्ड एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स नाम का एक ऑफिस शुरू किया। इसका मकसद था कि दुनिया भर में चल रहे चर्च, ईसाई संस्थाएं और मिशनरी नेटवर्क को सीधी सरकारी मदद दी जा सके। खोजी पत्रकार वीके शशि कुमार के मुताबिक 1990 से 2000 के बीच इन अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी संगठनों TMOs ने एक बहुत ही बड़ा और जटिल इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया। यह पूरी तरह प्लानिंग के साथ किया गया और इसका असर इतना गहरा था कि इससे भारत की एकता और सुरक्षा को तुरंत और लंबे समय में गंभीर नुकसान हो सकता था। इस ऑपरेशन की मदद से भारत में ऐसा नेटवर्क खड़ा किया गया जिससे पश्चिमी सरकारें देश के किसी भी इलाके की सांस्कृतिक, सामाजिक और जनजातीय जानकारी सिर्फ एक क्लिक में हासिल कर सकती हैं। इस नेटवर्क को TMOs के पैसे और रणनीतिक मदद से खड़ा किया गया और इसकी ताकत इतनी है कि यह भारत के हर कोने से रियल टाइम डेटा पश्चिमी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा सकता है। इंटरनेशनल मिशन बोर्ड, साउथर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन, क्रिश्चियन एड, वर्ल्ड विजन, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च और बिली ग्राहम, पैट रॉबर्टसन और रोजर हाउट्समा जैसे चर्चित ईसाई प्रचारकों की अरबों डॉलर की संस्थाओं ने मिलकर 1995 से 2000 के बीच AD 2000 नाम की एक योजना के तहत भारत में बड़े पैमाने पर और पूरी प्लानिंग के साथ धर्मांतरण का अभियान चलाया। बिली ग्राहम और उनके साथियों ने यह बात खुद स्वीकार की है कि उन्होंने भारत में जासूसी मिशन भेजे थे। AD 2000 के एक दस्तावेज में इस जासूसी मिशन की तुलना बाइबल की उस कहानी से की गई है जिसमें जोशुआ ने प्रॉमिस्ड लैंड की तलाश में जासूस भेजे थे। दस्तावेज में आगे यह भी कहा गया है कि आज के मिशनरी भी धर्मांतरण की सही रणनीति बनाने के लिए ऐसे शोध मिशनों को बेहद जरूरी मानते हैं। अब सवाल उठता है कि पश्चिमी देश भारत जैसे मित्र राष्ट्र को अंदर से अस्थिर करने की इतनी कोशिश क्यों करेंगे? इसका जवाब दो मुख्य कारणों में छिपा है। पहला, अमेरिका का डीप स्टेट भारत को एक उभरती हुई ताकत और भविष्य के रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। दूसरा, पश्चिम के लिए एक ऐसा भारत ज्यादा आसान होता है जिसे तोड़ दिया गया हो और जो तेजी से ईसाई धर्म की ओर बढ़ रहा हो। अगर पंजाब का बड़ा हिस्सा ईसाई बन जाए तो वह हिंदू भूल भारत के मध्य क्षेत्रों तक पहुंचने का एक आसान रास्ता बन सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो यह मिशनरियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। अब तक ईसाई धर्म भारत के उन्हीं इलाकों में ज्यादा फैला है जो देश के मुख्य हिस्से यानी हृदय प्रदेश से दूर हैं। ब्रिटिश मूल के लेखक और अकादमिक इएन बुकानन ने अपनी किताब द आर्मीज ऑफ गॉड, अ स्टडी इन मिलिटेंट क्रिश्चियनिटी में चर्च और सरकार के गठजोड़ की गहराई से जांच की है। वे बताते हैं कि किस तरह अमेरिकी ईसाई कट्टरवाद अब वैश्विक राजनीति की एक बड़ी ताकत बन चुका है। किताब में यह भी समझाया गया है कि आज भी पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों के बीच ऐसा रिश्ता कायम है जो औपनिवेशिक दौर की सोच पर आधारित है। बुकानन बताते हैं कि किस तरह ईसाई धर्म के आक्रामक प्रचार में कुछ खास संगठन और संस्थाएं सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और ये पश्चिम के बाहर के देशों जैसे भारत में किस तरह से काम कर रही हैं। भारत के DNA अखबार को दिए एक इंटरव्यू में बुकानन कहते हैं, वॉशिंगटन में कई ऐसे तथाकथित ईसाई प्रेशर ग्रुप हैं जिनमें बेहद ताकतवर लोग शामिल हैं। इनका अमेरिकी नीतियों पर बहुत गहरा असर है। ये नेटवर्क सिर्फ चर्चों तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका की कांग्रेस, सेना और अलग अलग सरकारी विभागों में भी इनका दखल है,
बुकानन के अनुसार इन सबका असली मकसद है राजनीति, बिजनेस, मीडिया और सेना को एक साथ जोड़कर दुनिया भर में ईसाई अमेरिकी दबदबे का सपना पूरा करना। तो इसका एक निशाना बनाए गए देश के लिए क्या मतलब है? साफ बात यह है कि पश्चिम सिर्फ धर्मांतरण तक नहीं रुकेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को ईसाई बनाने से उन्हें असली फायदा नहीं होगा। बुकानन कहते हैं, इसके साथ साथ समाज के हर असरदार हिस्से में घुसपैठ की जानी चाहिए, जैसे कि धार्मिक संगठन, सरकारी दफ्तर, लोकल चैरिटी और निजी बिजनेस। यह सब कुछ इस तरह से किया जाए कि यह तय ही न हो सके कि बदलाव धर्म के नाम पर हो रहा है या समाज सुधार के नाम पर। पंजाब पर दोहरी पकड़। हालांकि भारत में 1990 के दशक तक खालिस्तान आंदोलन को सैन्य रूप से कुचल दिया गया था, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसकी चिंगारियां विदेशों में बसे गुरुद्वारों, प्रवासी सिख रैलियों और कनाडा से लेकर ब्रिटेन और कैलिफोर्निया तक के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोबारा सुलगाई गईं। अब इसे बगावत नहीं, बल्कि इंसाफ और इतिहास को याद रखने की कोशिश बताया जाता है। यही वजह है कि विदेशों में रहने वाले सिख अब भी इसे आर्थिक और भावनात्मक सहयोग देते हैं, खासकर ऑनलाइन माध्यमों और एनजीओ के जरिए। इसी दौरान ईसाई इवेंजेलिकल संगठन, खासकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पेंटेकोस्टल और प्रोटेस्टेंट ग्रुप ने भारत में अपनी पकड़ और बढ़ाई है। पहले ये ज्यादातर दक्षिण भारत और आदिवासी इलाकों में सक्रिय थे, लेकिन अब इनका ध्यान पंजाब के दलित समुदायों पर है। वहां जातीय भेदभाव और पारंपरिक धर्म से असंतोष के चलते कुछ लोग धर्म बदलने की बातों को जल्दी मान लेते हैं। इन दोनों आंदोलनों, खालिस्तानी और ईसाई प्रचार को जो चीज जोड़ती है वह कोई धर्म नहीं, बल्कि इनकी रणनीति, पैसे की व्यवस्था और वो लोग हैं जिन्हें ये अपने अपने तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं। विदेशी पैसे से भारत पर वार। खालिस्तान आंदोलन और ईसाई धर्मांतरण मिशन दोनों ही काफी हद तक विदेशी फंडिंग पर निर्भर हैं, और यह फंडिंग अक्सर एक जैसे पश्चिमी क्षेत्रों और प्लेटफॉर्म्स से आती है। चाहे वो सिखों को इंसाफ दिलाने के नाम पर गोफंडमी पर चलाई जा रही कोई कैंपेन हो या पंजाब के किसी गांव में मिशनरी फंड से चलने वाला कोई स्कूल, इन दोनों कामों के लिए जो फंड इकट्ठा होता है वह प्रवासी सिखों, धर्म आधारित एनजीओज और मानवाधिकार संगठनों के नेटवर्क से होकर आता है। इन दोनों आंदोलनों में कुछ जबरदस्त समानताएं हैं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों से प्रवासी सिखों और ईसाई समुदायों द्वारा दिया गया फंड। विदेशों में रजिस्टर्ड एनजीओ और चैरिटेबल ट्रस्ट जो मानवाधिकार, संस्कृति की रक्षा या विकास कार्यों के नाम पर काम करते हैं। क्राउड फंडिंग, विदेशों से भेजी गई धनराशि, रेमिटेंस और ऑनलाइन धर्म प्रचार, टेलीवेंजलिज्म के जरिए दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करना। वैचारिक या राजनीतिक एजेंडा छुपाने के लिए धार्मिक या मानवीय सेवा के नाम पर काम करने वाले संगठनों का कथित तौर पर इस्तेमाल। दोनों ही आंदोलन पीड़ित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1984 के सिख विरोधी दंगों की यादें जो कांग्रेस पार्टी के शासन में हुए, या भारत में ईसाइयों के साथ कथित भेदभाव की बातें। इस तरह की बातें कहकर वे विदेशों में लोगों की सहानुभूति और आर्थिक मदद पाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से धर्म प्रचार और राजनीतिक एक्टिविज्म के बीच की सीमा धीरे धीरे धुंधली हो गई है। पंजाब के दलित विदेशी रडार पर। पंजाब के दलित बहुल गांवों में हालात और भी उलझे हुए हैं। यहां खालिस्तान की बातें और ईसाई धर्म प्रचार दोनों ही लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहे हैं। मिशनरियों की नजर में दलित वो ग्रुप हैं जो सम्मान की तलाश में हैं, इसलिए उन्हें टारगेट करना आसान होता है। खालिस्तान समर्थकों के लिए दलित ऐसे पार्टनर हैं जो एक ऐसे भारत का जमकर विरोध कर सकते हैं जिसे वे एक ऐसा देश मानते हैं जो वंचित समुदायों को और भी ज्यादा हाशिए पर धकेलता है। हालांकि सिख धर्म में जात पात को नहीं माना जाता,
लेकिन असल जिंदगी में सिख समाज में आज भी कुछ भेदभाव दिखाई देता है। इसी कारण कई दलितों में नाराजगी और निराशा बढ़ रही है। मिशनरी लोग इसी नाराजगी का फायदा उठाकर अपना एजेंडा चलाते हैं। इसी वजह से खालिस्तानी सोच वाले लोग भी अब दलितों से नए रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तनाव भरे माहौल में खालिस्तानी और मिशनरी समूहों के बीच कोई खुला साथ तो नहीं दिखता, लेकिन एक तरह की चुपचाप समझ जरूर नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने मान लिया हो कि जो मेरे दुश्मन का दुश्मन है वो अभी मेरे लिए परेशानी नहीं है। मौन समझौते का गठजोड़ इस बदलते समीकरण का सबसे दिलचस्प पहलू है, आपसी अनदेखी की रणनीति। यानी एक ऐसा मौन समझौता जिसके तहत दो ऐसी विचारधाराएं सामान्य स्थिति में जिनके बीच टकराव या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, वे एक दूसरे से उलझने से फिलहाल बच रही हैं। खालिस्तानी गुटों और ईसाई मिशनरी संगठनों के बीच संभावित रूप से होने वाले सीधे तालमेल का वर्तमान समय में कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। न कोई ऐसा दस्तावेजी गठजोड़ है और न ही आधिकारिक साझेदारी का कोई ठोस सबूत। फिर भी दोनों पक्ष एक दूसरे की गतिविधियों में टांग नहीं अड़ाते, फिर चाहे वह गतिविधियां किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष तक सीमित हों या फिर डिजिटल स्पेस में फैली हुई हों। इस हस्तक्षेप से बचने वाली रणनीति के पीछे कुछ संभावित वजह हो सकती हैं। दोनों के साझा दुश्मन जैसे सरकार की निगरानी, कानूनी सीमाएं या आरएसएस जैसे दक्षिणपंथी हिंदू संगठन। परस्पर टकराव की स्थिति में दोनों आंदोलन सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे में चुप रहना ही समझदारी है। मानवाधिकार मंचों और अल्पसंख्यक हितैषी संगठनों जैसे नागरिक मंचों पर दोनों की साझा मौजूदगी, जो कि मात्र एक संयोग भी हो सकती है, अनजाने में आपसी सहयोग जैसी प्रतीत होती है। इसका नतीजा यह होता है कि दोनों के बीच कोई सीधा या आधिकारिक गठजोड़ नहीं है, लेकिन एक तरह का मिलाजुला साथ रहना जरूर है। ऐसे अस्थिर माहौल में चीजों को साफ साफ न बताना ही शायद सबसे सुरक्षित तरीका बन गया है, आगे बढ़ने और अपना काम जारी रखने का सबसे आसान रास्ता। खुफिया चेतावनियां और नीतिगत प्रतिक्रिया। भारत सरकार इस पूरे खेल से भली भांति परिचित है। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और राज्य स्तर की खुफिया इकाइयां सभी ने समय समय पर इन दोनों आंदोलनों को लेकर चिंता जताई है और अक्सर एक ही ब्रीफिंग में इनका जिक्र किया है। ये एजेंसियां खास तौर पर कुछ विशेष पहलुओं की ओर ध्यान खींचती हैं। एनजीओस के जरिए आने वाला संदिग्ध विदेशी चंदा, भारत में आंतरिक अस्थिरता और अशांति फैलाने की मुहिम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा इन दोनों नेटवर्कों का संभावित इस्तेमाल, सिख और ईसाई युवाओं को निशाना बनाता डिजिटल प्रोपेगेंडा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की भाषा का साझा इस्तेमाल ताकि भारत विरोधी नैरेटिव को वैधता दी जा सके। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए जैसे कानूनों के जरिए कई ईसाई एनजीओस पर कार्रवाई की है। वहीं विदेशों में मौजूद खालिस्तान समर्थक चैरिटी संगठनों को भी भारतीय राजनयिकों ने सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया है। लेकिन इन कार्रवाइयों की राह में कई अड़चनें हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े कड़े कानून, इन आंदोलनों के समर्थन में प्रवासी समुदायों की लॉबिंग और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माहौल। समापन टिप्पणी। खालिस्तान आंदोलन और भारत में काम कर रहे ईसाई मिशनरी संगठनों के बीच सीधे तौर पर कोई साझेदारी नहीं है। दोनों के धर्म, आस्था और मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन एक ऐसे माहौल में जहां धर्म और पहचान को लेकर लगातार हलचल है, वहां ये दोनों अपने अपने रास्ते पर होते हुए भी साथ साथ दिखते हैं, क्योंकि इनके पैसे देने वाले, मानने वाले और प्रचार के मंच कई बार एक जैसे होते हैं। यह बात किसी बड़ी साजिश की नहीं है,
बल्कि उस आपसी समझ की है जो कभी कभी हालात के कारण ऐसे दो समूहों के बीच भी बन जाती है, जिनके मकसद अलग अलग होते हैं। भले ही मिशनरी और खालिस्तान समर्थकों का एजेंडा एक जैसा नहीं है, लेकिन जिस माहौल में ये दोनों काम कर रहे हैं, वह माहौल ही इन्हें एक दूसरे से जोड़ देता है। भारत का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य, खासकर पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों में, अब इस बात की मांग करता है कि इन आंदोलनों के सहअस्तित्व की गहराई और एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को गंभीरता से समझा जाए। समय की आवश्यकता यह भी है कि इस बात की भी पुष्टि की जाए कि ये आंदोलन किस प्रकार से जाने अनजाने में एक दूसरे की जड़ों को पोषित करते हैं। आगे का शोध निम्नलिखित बातों पर केंद्रित होना चाहिए। इन आंदोलनों की फंडिंग के लिए पैसा आखिर किन स्रोतों से आ रहा है, व इनके तार आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं। झूठी और भ्रामक खबरों के नेटवर्क का पर्दाफाश कर इनके मूल स्रोतों का पता लगाना और ऐसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता जहां कभी कभी चुप्पी भी बहुत से अप्रत्याशित खुलासे कर सकती है। ने का हक, ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी के मूल तत्व हैं। अपने विश्वास का पालन करने की आजादी, धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार और पवित्र परंपराओं को संजोए रखने की स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद 21 में गहराई से निहित हैं। जिस तरह निजता का अधिकार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं, उसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता और अपने आध्यात्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य पहलू होना चाहिए।